फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ऑप्शनल ज्योग्राफी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग अपने पिछले वीडियो से ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन के एक आर्टिकल को डिस्कस कर रहे थे और इस आर्टिकल का संबंध डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित भारत में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं और इसके साथ ही कौन कौन से भारत में रूल, रेगुलेशन और एक्ट वगैरह हैं। अब देखिए, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो अलग अलग तरह की डिजास्टर है उससे निपटने के लिए भारत सरकार की कौन सी एजेंसीज उत्तरदायी हैं। देखिए, कहने का मतलब है जैसे कि भूकंप हो गया, फिर सुनामी हो गई, इसके साथ ही भूस्खलन हो गया। तो ये जो अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे निपटने के लिए आपको अलग अलग तरीके की टेक्निकल नॉलेज, अलग अलग तरीके के डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, कोई एक विभाग, कोई एक एजेंसी इन सभी समस्याओं से नहीं निपट सकती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग विभाग हैं वो अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटते हैं। जैसे कि देखिए, जो ऑयल स्पिल डिजास्टर है। अब देखिए, ये ऑयल स्पिल डिजास्टर का क्या मतलब है। हम लोग जानते हैं कि हमारे विश्व में जो समुद्री मार्ग है यहाँ पर बहुत ज्यादा परिवहन होता है, यानी कि जो शिप हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। अब ऐसे में देखिए क्या होता है कि ये जो शिप है, कई बार इनमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी तरह की गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से जो ऑयल है, जो तेल है, वो समुद्र का जो पानी है वहां पे सरफेस के ऊपर फैल जाता है। यानी कि पानी के ऊपर तेल की एक जो लेयर है वो जमा हो जाती है। अब देखिए, इससे पहली चीज क्या होगी कि जो पानी है वो टॉक्सिक हो जाएगा, यानी कि जहरीला हो जाएगा। और इसके साथ ही जो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र है, जो जलीय जीव हैं, इसके साथ ही जो वनस्पतियां हैं, सभी को नुकसान पहुंचेगा। तो देखिए, अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑयल स्पिल डिजास्टर, तो इससे निपटने के लिए भारत के पास अपना एक प्लान है, एक योजना है। इस योजना का देखिए नाम क्या है। योजना का नाम है नेशनल कॉन्टेंजेंसी प्लान फॉर ऑयल स्पिल डिजास्टर। तो ये देखिए हमारा बेसिकली एक प्लान यानी कि योजना है। अब देखिए, योजना होगी तो इसको किसी को लागू भी करना होगा। तो ये जो योजना है इसको लागू करने के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? भारतीय तट रक्षक बल। यानी कि अगर ऑयल स्पिल से संबंधित कोई डिजास्टर आती है तो हम अपने इस प्लान को फॉलो करते हुए और भारतीय तट रक्षक बल के मदद से इस डिजास्टर से निपटेंगे। तो इसके साथ ही देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ है जिसका संबंध जो समुद्र का पॉल्यूशन है उसको रोकने से है। इसको देखिए कहते हैं मारपोल। फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स। यानी कि जो शिप से पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, ये जो मार्पोल है इसके अंतर्गत कुछ दिशा निर्देश होंगे, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे। तो इन सभी चीजों को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे जहाज रानी महानिदेशालय की है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो प्लानिंग देख ली। ऊपर वाली जो प्लानिंग है जो भारत की है, ये प्लान कौन लागू करता है? भारतीय तटरक्षक बल। और जो मार्पोल है इसको लागू करता है जहाज रानी महानिदेशालय। अब अगर देखिए, जो भारतीय तट रक्षक बल है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो इंडियन कोस्टल गार्ड का कह लीजिए एजेंसी है, इसको रिस्पॉन्सिबल किस एक्ट के तहत बनाया गया है, कौन सा यहाँ पे रूल है? तो जो हमारे बिजनेस रूल 1961 है, ये इंडियन कोस्टल गार्ड को उत्तरदायी बनाते हैं ऑयल स्पिल डिजास्टर के लिए। और ये जो बिजनेस रूल 1961 है, इनको 2002 में संशोधित भी किया गया था। अब देखिए, जो इंडियन कोस्टल गार्ड है, जाहिर सी बात है इनको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। तो इन्होंने कुछ एक्शन लिए भी हैं, जैसे कि इन्होंने पॉल्यूशन रिस्पांस टीम का गठन किया है। ये जो पॉल्यूशन रिस्पांस टीम है ये 3 जगहों पे है। मुंबई में एक पॉल्यूशन रिस्पांस टीम है, इसी तरह से चेन्नई में भी है और पोर्ट ब्लेयर में भी है। इसके साथ ही देखिए, हमारे भारत में 3 ऐसी शिप हैं जिनका स्पेशली एक ही काम है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। तो इस तरह की एक शिप पोरबंदर में है, दूसरी शिप मुंबई में है और तीसरी शिप आपकी विशाखापट्टनम में है। अब देखिए, इसके बाद फिर आता है एवेलेंच, यानी कि आपका हिमस्खलन।
अब देखिए, जो हमारी भारतीय सेना है ये बहुत सारे ऐसे रास्तों से गुजरती है जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, यानी कि बहुत ज्यादा जहां पर स्नोफॉल होता है, ऐसी जगह से होकर के हमारी भारतीय सेना गुजरती रहती है। अब हमारी भारतीय सेना किसी मुश्किल में ना फंस जाए, इसके लिए एक लेबोरेटरी है, आप कह लीजिए एक तरह की प्रयोगशाला है, जो भारतीय सेना को अपनी सेवाएं देती है। तो अब देखिए, ये जो प्रयोगशाला है ये किसके अंतर्गत आती है? डीआरडीओ के अंतर्गत। तो स्नो एंड एवेलेंच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट जो है ये डीआरडीओ के अंतर्गत काम करता है। और ये कहाँ कहाँ पे काम करता है? हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड, इन तीन जगहों में ये अपनी सेनाएं देता है। और किसको देता है? भारतीय सेना को। तो ये जो डीआरडीओ का स्नो एंड एवेलेंच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट है, इसने एक स्टैटिकल मॉडल भी बनाया है, यानी कि एक सांख्यिकी मॉडल बनाया है, जिसकी मदद से ये बताया जा सके कि कहां कहां पर हिमस्खलन होने की संभावना है। इसके बाद देखिए फिर आता है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। तो जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं इनकी स्टडी वगैरह करने के लिए जो हमारे यहाँ संस्था उत्तरदायी है वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये मैपिंग वगैरह भी करता है, यानी कि कहां कहां पर भूस्खलन होने की संभावना है उन जगहों की मैपिंग का काम भी करता है। तो ये अगर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है कि लैंडस्लाइड वगैरह की घटनाओं की मैपिंग का काम कौन करता है, तो आपको उत्तर देना होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखिए 2014-15 से इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है नेशनल लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी मैपिंग। यानी कि ऐसी जगह जहां पर लैंडस्लाइड होने की संभावना है, जहां पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लैंडस्लाइड हो सकता है, उन जगहों को मैप पे अंकित करना। तो शॉर्ट में इसे कहते हैं एनएलएसएम। और ये जो एनएलएसएम के तहत नए मैप तैयार किए जा रहे हैं, नए मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही जो लैंडस्लाइड के पुराने मैप हैं इनको आपस में मिला करके भूकोश को जारी किया गया है, यानी कि कुछ नए जो मैप हैं उनको जारी किया गया है। इसके साथ ही देखिए, कहीं पे मान लीजिए लैंडस्लाइड की घटना हो गई तो इसके बाद भी स्टडी करना पड़ती है कि ये क्यों हुई है, भविष्य में कैसे इसको रोका जा सकता है। तो इन सब चीजों के भी ऊपर जो स्टडी करने का काम है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई करता है। फिर देखिए, एक और डिजास्टर हो सकती है जो नए युग से जुड़ी है, ये हो सकती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिजास्टर। यानी क्या हो कि अगर हमारा जो आईटी का क्षेत्र है वो काम करना बंद कर दे। अब देखिए, चाहे पुलिस हो चाहे बिजनेस हो, जितने भी हमारे विभाग हैं सबके सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। तो ऐसे में एक तो हमारे पास देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। इस यानी कि ये हमारी एक योजना है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित डिजास्टर आती है तो हम इस बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान को अपनाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजास्टर रिकवरी प्लान भी है। और इसके साथ ही देखिए पूरे भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर स्थापित किए गए हैं, सॉरी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं। यानी कि हमारे पूरे भारत में जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर संस्था है इसके द्वारा डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो देखिए, चार तो मुख्य रूप से डेटा सेंटर हैं। एक डेटा सेंटर हमारा भुवनेश्वर में है, एक हैदराबाद में है, एक दिल्ली में है और एक पुणे में है। तो चार मुख्य तो ये डेटा सेंटर हो गए। इसके साथ ही कुछ मिनी सेंटर भी हैं, यानी कि जितनी भी हमारी स्टेट कैपिटल है, जितने भी राज्यों की राजधानी है, जैसे लखनऊ है, पटना है, इस तरह से जितने भी अलग अलग राज्यों की राजधानी है, हर जगह पे डेटा सेंटर को स्थापित किया गया है, जिसे कहते हैं मिनी डेटा सेंटर। यानी कि एक मिनी सेंटर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही जो एसईजेड है, ये व्यवस्था की जा रही है कि जितने भी हमारे विशेष आर्थिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पर भी डिजास्टर रिकवरी सेंटर को स्थापित किया जाए। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर डिजास्टर के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाता है 200 शब्दों तक में, तो आप बहुत आसानी से लिखाएंगे। इसके बाद देखिए, एक जो बहुचर्चित चीज है हीट वेव। जैसे कि अभी समर का सीजन आ रहा है, तो ऐसे में अब जो हीट वेव है उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आएगी।
तो देखिए, घातक हीट वेव की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्ष 2016 में लू की रोकथाम तथा प्रबंधन कार्य योजना बनाने हेतु दिशा निर्देश को सूत्रबद्ध किया और सभी राज्यों में परिचालित किया। यानी कुल मिलाकर के जो लू है इसकी कैसे रोकथाम की जाए, कैसे प्रबंधन किया जाए, इस सब के लिए कुछ योजना, कुछ दिशा निर्देश जो है हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए। ये दिशा निर्देश प्रचंड लू के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन, समन्वय और मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश की एक रूपरेखा उपलब्ध कराते हैं। यानी कि जो प्राधिकारी है, जो आप कह लीजिए इससे संबंधित अधिकारी है, वो किस तरह से लू से निपटेगा, जो लू की समस्या है इससे किस तरह से निपटेगा, इसकी क्या योजना होगी, किस तरह से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा, कैसे अलग अलग विभागों के बीच में समन्वय होगा और कैसे जो कुछ किया गया है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, इन चीजों का दिशा निर्देश देती है ये जो कार्य योजना है, ये जिसको बनाया है हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। इसको देखिए कारगर ढंग से लागू करने से वर्ष 2016 तथा वर्ष 2017 में लू से होने वाली मौतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। यानी कि जो पिछला डाटा है वो ये दिखाता है कि ये योजना काफी सफल भी रही है। इसके बाद देखिए आ जाती है फ्लड। अब देखिए, वैसे तो फ्लड का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आपदा प्रबंधन में सभी को शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग फ्लड के टॉपिक को भी शॉर्ट में देखेंगे कि क्या कुछ किया गया है। तो देखिए, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन के अंतर्गत इसको काम दिया गया है, या कह लीजिए ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन है फ्लड की फोरकास्टिंग करने के लिए। अगर सिंपल भाषा में कहें तो देखिए, अगर किसी भी घटना का पूर्वानुमान लग जाए, यानी पहले ही बता दिया जाए कि बाढ़ आ सकती है, तो तुरंत इलाके को खाली करा लिया जाता है। तो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए और इसकी घोषणा करने के लिए जो हमारी प्रमुख संस्था है वो है सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन हो गई नोडल ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसके तहत काम करती है? जो हमारी वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है इसके तहत ये काम करती है। वर्तमान की बात करें तो भारत में 226 फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन है, यानी 226 भारत में ऐसे केंद्र हैं जो बाढ़ की पूर्वानुमान लगाते हैं और इसकी घोषणा करते हैं। और इसमें से देखिए लगभग 160 जो आप कह लीजिए फोरकास्टिंग स्टेशन है, टोटल हम लोगों ने देखे 226, इसमें से 166 क्या काम करते हैं? विलेज और टाउन में काम करते हैं। यानी कि विलेज है, टाउन है, जब यहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं बनती हैं तो ये 166 स्टेशन जो हैं इसके ऊपर नजर रखते हैं। और 60 स्टेशन क्या करते हैं? 60 स्टेशन का काम है जो हमारे रिजर्वायर हैं, जो डैम है, जो बैराज हैं, इन सब में जब फ्लड की सिचुएशन बन रही होती है तो इसके ऊपर नजर रखने का काम ये 60 स्टेशन करते हैं। अच्छा देखिए, 166 जो भारत के स्टेशन है उनको मॉडर्न भी कर दिया गया है, यानी 226 में से 166 जो स्टेशन है उनका काफी आधुनिकीकरण कर दिया गया है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन है, देखिए ये डेट हो गया है, डेटा होगा, तो यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन है अब वो ऑटोमेटिक तरीके से होगा और इसके साथ ही यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह से भी निगरानी रखी जाएगी। फिर देखिए आता है सूखा आपदा प्रबंधन। तो जो हैदराबाद में केंद्रीय शुष्क कृषि शोध संस्थान है, इसका नाम याद रखिए, केंद्रीय शुष्क कृषि शोध संस्थान, इसने देश के 614 जिलों के लिए एक फसल आपदा योजना तैयार की है। यानी हमारे देश में वो 614 जिले जो सूखे से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, वहां पर जब सूखे की स्थिति हो तो किस तरह की योजना को अपनाया जाना चाहिए, इससे संबंधित एक फसल आपदा योजना को तैयार किया गया है। और जाहिर सी बात है ये जो फसल आपदा योजना है सूखे की स्थिति में लागू की जाएगी। इसके साथ ही देखिए, हर खेत को पानी के लक्ष्य के आलोक में 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आरंभ की गई है। और देखिए, जो भी सिंचाई की योजना होगी, चाहे वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो या जो भी योजना होगी, हर योजना जो है सूखे की समस्या से निपटने में हमें सहायता करेगी। इसके बाद देखिए फिर आते हैं अर्थक्वेक। तो जब अर्थक्वेक की आपदा आती है तो इसके लिए भारत में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन काम करने वाले वैज्ञानिक उपकरणीय संगठन
इसको देखिए याद रखिए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो भारत की है, इसके अंतर्गत काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वैज्ञानिक उपकरणीय संगठन, यानी कि इसका नाम हो गया CSIR CSO। तो इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो है वहां पर भूकंप चेतावनी प्रणाली का विकास किया गया है। अब देखिए जनरली अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे कि भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सके, यानी कि एक दो दिन पहले ही बताया जा सके कि भूकंप आने वाला है। लेकिन देखिए क्या है कि रियल टाइम में फिर भी काफी कुछ पता चल जाता है अब कि जो भूकंप है वो कहां कहां पर किन किन स्थानों को प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रणाली में 5 सेंसर शामिल है जो मुंडका बोटेनिकल गार्डन, हुडा सिटी सेंटर, मेट्रो भवन और फरीदाबाद स्टेशन पर स्थापित हैं। 10 अप्रैल 2016 को अब देखिए 5 सेंसर लगा दिए गए 5 अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे। और जब 10 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो उस समय मेट्रो सेवाएं हैं इनको रोकने में कि हमारी ये जो सेंसर की टेक्नोलॉजी है इसने सहायता की। इसके बाद देखिए अंतिम टॉपिक है सुनामी का। तो 26 दिसंबर 2004 को जो बहुत भयानक भारत में सुनामी आई थी, इसके बाद से बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया कि सुनामी का पूर्वानुमान लगाया जा सके। तो इसके लिए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा हैदराबाद में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र, यानी कि इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर स्थापित किया गया। देखिए संस्थाओं का नाम याद रखिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन साइंस के द्वारा इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर को स्थापित किया गया। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ये एक स्वायत्त शासी निकाय है, यानी कि ये किसके अधीन काम करता है? जो हमारा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके अधीन काम करता है। और ये केंद्र क्या करता है? हिंद महासागर में आने वाली सुनामी की पूर्व चेतावनी जारी करने हेतु कार्य करता है।